हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए हमने यहाँ पर शुरू किया है कि जो आपका सीपीओ, सीएचएसएल और जो फेज 12 का एग्ज़ाम है वो आपका ये मानिए कि 25 जून से शुरू होकर के जुलाई तक चलने वाले हैं। तो उनके लिए यहाँ पर आपको जो है हम टीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन रोज करवाते हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप ऑलरेडी जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियो यहाँ पर करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो होता है मोस्टली रिपीट आपके होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय अगर खेलों की बात करें तो जो 35वें नंबर का था वो आपका आयोजित किया गया था केरल में, यानी कि आपका 2015 में जो होता है वो 35वें नंबर का जो नेशनल गेम था उसका आयोजन केरल के त्रिवेंद्रम में किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो है आपका एससीबी रहा हुआ था, इसमें ने टीम ने सबसे अधिक जो है 91 स्वर्ण पदक जीते हुए थे, 33 आपके रजत पदक जीते हुए थे और 35 कांस्य पदक सहित जो कुल है 159 पदक यहाँ पर जीते हुए थे। और केरल की टीम की बात करें तो कुल 162 पदक यहाँ पर जीते हुए थे केरल की टीम में, जो कि दूसरे स्थान पर आपकी रही हुई थी। क्योंकि देखिए, आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर स्वर्ण पदक कम थे, एक्चुअली बाकी ज़्यादा थे, लेकिन स्वर्ण पदक जिसके कम होते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल में गोल्ड जिसके जितने कम रहेंगे, वो जो होता है आपके मेडल ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर गोल्ड कम है तो वो आपका रैंक नीचे आ जाता है। जिसके गोल्ड ज़्यादा होंगे उसको रैंक दिया जाता है। यहीं अगर आपसे 36वें नंबर के भी पूछ लिए जाएं तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे वो उनका जो आयोजन है आपका ये गुजरात में किया गया और इसका जो आधिकारिक शुभंकर रहा हुआ था वो सावज था। अगर आपसे शुभंकर पूछते हैं तो सावज रहा हुआ था। बाकी एशियाई खेल, आपके राष्ट्रमंडल खेल, इनके बारे में मैंने कल आपको डिटेल में बताया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक में सेल चल रहा है 14 से लेकर के 15 अप्रैल तक। वैसे तो आपका टेक्स्ट बुक 699 को होता है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है आपके लिए, ये आज आपको ऑफर में 378 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। बाकी आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता दें तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे आपका है, डिफेंस है, एसएससी है, आपका बैंकिंग है, कोई भी एग्जाम हो, सभी के इसके अंदर मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। और कोई भी ऐसा सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं होता है जिसने कि टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट न लगाए हो, क्योंकि मॉक टेस्ट के मामले में जो है टेक्स्ट बुक हमेशा से ही नंबर 1 पर रहा हुआ है। और ज़्यादातर लोगों से आप बात भी करेंगे तो वो भी आपको टेक्स्ट बुक के लिए ही सजेस्ट करेंगे। तो अच्छा ऑफर है, मेरा कूपन कोड आप राज10 यूज करिए और 378 रुपये में आप पास प्रो ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास में आपको सिर्फ टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट ही मिलेंगे, लेकिन जब आप पास प्रो लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और री अटेम्प्ट जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। कूपन कोड मेरा राज10 है और परचेज करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार का एसएससी में रिपीटेड है। अगर पंचम दा की बात करें तो इनको बोला जाता है आरडी बर्मन। आपने आरडी बर्मन नाम जो है जरूर सुना होगा। एक संगीतकार रहे हुए हैं हिंदी फिल्मों के, और आरडी बर्मन को जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं का जो फुल नाम आपको राहुल देव बर्मन भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपको आरडी बर्मन ना दे करके राहुल देव बर्मन दे दिया जाए। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। राहुल देव बर्मन भी आपका दे सकते हैं ऑप्शन में। तो ये आपके संगीतकार हैं। नेक्स्ट आगे है। नेक्स्ट है कि 1853 में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली हुई थी। देखिए, पहली अगर रेलगाड़ी की यहाँ पर बात की जाए आपके, ये कहाँ से कहाँ तक चली हुई थी। पहली चीज़ तो अगर बात करें कि भारत में जो है रेलवे का अगर जनक आपसे पूछा जाए, यानी कि रेलवे के अगर जनक की आपसे बात करी जाएगी तो वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। यानी कि जो डलहौजी हैं ये भारत में रेलवे के जनक आपके कहलाए। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है व्यापगत की जो सिद्धांत था, यानी कि जिस कोई राज होगा जिसमें कोई राजा के संतान नहीं होगी उसको ये हड़प लेंगे, जिसको हड़प नीति भी कहा गया, व्यापगत का सिद्धांत, वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। और रेलवे के जनक जो भारत में है इसमें भी माना गया लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 1853 में क्या किया इन्होंने कि मुंबई से जो है थाने के बीच में, यानी कि मुंबई से
ठाणे के बीच में इन्होंने ट्रेन चलवाई हुई थी। और ये आपको याद रखना है। और चली कितने किलोमीटर थी ये भी आपसे पूछा जाए तो ये 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी, जिन्हें जो है भारत में रेलवे की शुरुआत करने का या रेलवे के जनक इनको कहा जाता है। तो रेलवे का शुरुआत जो है इसका पूरा श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। देखिए गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो जो गोलमेज सम्मेलन है आपका 1930 में होता है, 1931 में होता है और उसके बाद होता है आपका 1932 में। 3 बार ये आयोजित हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो भीमराव अंबेडकर रहे हुए थे। गांधी जी ने यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता ने पहले जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग नहीं लिया हुआ था। और उसके बाद जो है 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जहां पर उनकी मांगें सुनी गई। और गांधी इरविन समझौता के बाद जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये आपका 1931 में हुआ था। 1931 में आपका जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो गोलमेज हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया हुआ था। और इसके साथ साथ जो है प्यारेलाल जो आपके नायर थे, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट वगैरह रही हुई थी। कुछ अंबेडकर से जो थे कुल 31 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया हुआ था। और अंबेडकर तो बाकी तीनों में भी शामिल रहे हुए थे। पहला आपका 1930 आपको बता चुके हैं, दूसरा 31, तीसरा आपका 32 हुआ था। और गांधी जी और कांग्रेस के जो केवल दूसरे सदस्य ये सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में थे। आपको याद रखना है कि गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, बाकी कांग्रेस के अन्य सदस्य भी दूसरे में ही शामिल हुए थे। और वो भी तब जब गांधी इरविन समझौता हुआ था जाकर के। भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों में भाग लिया हुआ था और ये तीनों के तीनों जो है लंदन में आयोजित आपके किए गए थे। नेक्स्ट है योजना अवकाश की जो अवधि है ये क्या कहा जाता है। देखिए योजना अगर अवकाश की बात करें तो जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो इसमें जो आपका पंचवर्षीय योजना जिस वर्ष नहीं रही उसको योजना अवकाश या रोलिंग जो है प्लान का नाम दिया गया। और पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो इनको रूस के देश से लिया गया, ये चीज़ भी याद रखनी है। रूस से इसके साथ में मौलिक कर्तव्य भी लिए गए हैं। तो जो तीसरी योजना जब बुरी तरह आपकी विफल हो गई थी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो असफल योजना रही हुई थी वो कौन सी थी आपकी, तो वो तीसरी थी सबसे असफल योजनाओं में, जो कि आपका भारत पाक युद्ध, चीन युद्ध की वजह से सबसे असफल मानी गई। और उसी की विफलता यानी कि असफलता के कारण जो है सरकार को योजना अवकाश लाना पड़ा, जो कि 1966 से लेकर के 67, 67 से 68 और 67 से 69 यानी कि 3 साल का योजना अवकाश रहा हुआ था। 1966 यानी कि 1966 से लेकर के 1969 तक, इस वर्ष जो है आपकी 3 वार्षिक योजनाएं तैयार करी गई जिसको क्या बोलते थे, योजना अवकाश। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। बाकी आपको पता ही है कि पहली आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरी महालनोबिस मॉडल, तीसरी सबसे असफल रही, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा वगैरह दिया गया है ना। तो ये आपको याद रखना है कब क्या किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है मेघालय में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। देखिए मेघालय में आपकी वनस्पति की अगर बात करें और वनस्पति के साथ में आपको जनजाति भी याद रखना है, क्योंकि आपकी जनजाति भी पूछी जाती हैं और वही आपकी पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय के अंदर। तो जनजातियों की बात करें तो आपकी एक तो खासी हो जाएगी, दूसरी गारो हो जाएगी और तीसरी आपकी जयंतिया। ये 3 आपकी हैं, खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। और सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है मौसिनराम और चेरापूंजी, ये दोनों भी आपके मेघालय में ही पाए जाते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पर वनस्पति की तो पर्णपाती और सदाबहार जो उष्णकटिबंधीय वन है और उपोष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार हैं, उसको आपके उष्णकटिबंधीय देवदार के जो वन वगैरह हैं ये आपके पाए जाते हैं मेघालय के अंदर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी। देखिए ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करने वाली
पहली भारतीय महिला जो नाविक थी ये आपकी थी नेथरा कुमानन, जो एक नाविक रही हुई थी। तो नेथरा जो है कुमानन इसका राइट आंसर था, जिन्होंने पहली बार जो है ये क्वालिफाई किया हुआ था। और 1896 में जो है एथेंस में आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। सबसे पहले 1896 में ही खेले गए थे। और भारत की तरफ से किसी ने भाग लिया, वो 1900 में लिया हुआ था, यानी कि जो दूसरा ओलंपिक था उसमें भारत की तरफ से किसी ने भाग लिया हुआ था। तो इस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, जिनको जनवरी 2020 में नेथरा कुमानन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला भी बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में नदियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जब पूछा गया था तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर माइंड में काफ़ी टेंशन आई थी कि ये कैसा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की नदियाँ यहाँ पर पूछ लिया गया कि कुल कितनी नदियाँ हैं बांग्लादेश के अंदर। और ये क्वेश्चन आपका CGL एग्ज़ाम में पूछा गया था, CGL में इसको यहाँ पर पूछ लिया गया था। देखिए, पूछने का एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश को जो है आपका नदियों की भूमि कहा जाता है। बांग्लादेश जो है नदियों की भूमि है। और अगर अनुमानित नदियों की बात करी जाए तो कुल 700 लगभग जो है नदी इसके अंदर बांग्लादेश के आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि कुछ बड़ी बड़ी नदियों में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये भी आपकी बांग्लादेश में है। और असम से जो आपके प्रवेश करती है भारत में। गंगा भी है, गंगा को आपका पद्मा कहा जाता है आपके यहाँ पर बांग्लादेश में। आपका सुमा हो गया, अत्री हो गया, महानंदा आपका है, तीस्ता है, कर्णफुली है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। और भारत और बांग्लादेश जो हैं ये दोनों देश आपकी 54 नदियों को एक दूसरे के साथ में साझा करता है, यानी कि 54 नदी ऐसी हैं जो बांग्लादेश में भी बहती हैं और भारत में भी बहती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आगे पूछा जाता है। और गंगा नदी को जो भारत आपके बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको बताया। और यमुना को जो है जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखिए, अर्थशास्त्र जो आपका आधुनिक है, अगर आधुनिक की बात करेंगे तो फिर आपके एडम स्मिथ हो जाएंगे जो कि आधुनिक के जनक होंगे। लेकिन आपसे पुराने अर्थशास्त्र के बारे में बात करी जाती है तब उसका राइट आंसर आपका विष्णुगुप्त मान लीजिए ऑप्शन में होगा। और विष्णुगुप्त नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में कौटिल्य देते हैं, कौटिल्य आपको नहीं देंगे तो चाणक्य देंगे। ये तीनों याद रखना है, एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये क्या थे कि मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये मौर्य वंश के संस्थापक बने। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इससे पहले जो था वो रहा हुआ था आपका नंद वंश। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराने में मदद करी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर विजयी होकर क्या किया कि आपके 2000 यहाँ पर आपके 2000 बोल रहे हैं आपके 322 ईसा पूर्व में क्या किया कि यहाँ पर आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इसके बाद जो है आपका शुंग वंश आया, क्योंकि जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वृद्धरथ, उसको मार करके क्या किया कि शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। तो कौटिल्य है, आपको याद रखना है पुराना अर्थशास्त्र, नया जो है आपका एडम स्मिथ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि आपसे ये पूछा है कि राष्ट्रीय जो नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है 2022 का, उससे किसको सम्मानित किया गया है। 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC एग्जाम के अंदर, तो इसको ढंग से देख लेंगे। अपर्णा सतीशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपका पूछते हैं कि कौन रहा हुआ था, तो अपर्णा सतीशन था। और उनकी जो असाधारण प्रतिभा के लिए दिया गया था। और इनका अगर संबंध आपसे पूछ लें कि किस नृत्य से है अपर्णा सतीशन का, तो फिर इनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से हो जाएगा। और कुचिपुड़ी आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी जो है आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी है संबंधित। और अपर्णा सतीशन जो है इनका भी संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि जीएसटी आपका किस प्रकार का कर है। देखिए, पहले भी आपसे पूछा गया था, कल जीएसटी के बारे में भी क्वेश्चन था। जीएसटी की बात करें तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आपसे पूछे तो ये इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर होता है। और जिसकी शुरुआत जो है आपके 1 जुलाई 2017 में इसकी जो है शुरुआत कर दी गई थी यहाँ पर आपकी जीएसटी की। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो हुई थी वो आपकी असम में शुरुआत हुई थी। जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में शुरू हुआ। और देशों में सबसे पहले शुरू हुआ था फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। और
इसका जो संशोधन था, अगर आपसे पूछे कि जो आपका अमेंडमेंट कौन सा हुआ, तो 101 नंबर के, यानी कि 101वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो है आपका यहाँ पर किया गया था। इसमें संशोधन जो है 101वां संशोधन जब होता है तब आपका यहाँ पर शुरू हुआ था आपका जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग हो या आपका केंद्र लोक सेवा आयोग हो, इनको जो हटाने का प्रावधान जो है, यानी कि जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, राष्ट्रपति कर सकता है। और अध्यक्ष और सदस्य जो होता है वो 6 साल या 62 साल तक आपके नहीं पहुंच जाते, तब तक वो कार्यालय में रहते हैं। यानी कि सेवानिवृत्त करने की अगर आपसे बात करी जाए तो उसी तरह इनका सेवानिवृत्त होता है जैसा कि आपके हाई कोर्ट के आपका जज का होता है। तो 6 साल या आपका 62 वर्ष तक रहेगी। और यही आपका जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि लोक सेवा आयोग संघ सेवा का जब आपकी बात आएगी तो वहाँ पर 65 वर्ष उम्र हो जाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे टीसीएस में आज मैंने पूछे हैं। बाकी फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के वीडियो में। बाकी टेक्स्ट बुक आपको बता दिए, जिनको परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के कर लीजिए। और बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जय हिंद।